खैर सलाम इसो प्रोग्राम जागो लाहौर का एक और ईद स्पेशल एपिसोड लिए मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, हमारी जानिब से आप सबको ईद का तीसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब भी ईद को खूब इंजॉय कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि कोरोना को भी नहीं भूले होंगे और अपनी इंजॉयमेंट में कोरोना से बचने की एहतियाती तदाबीर अपनाना आपने बिल्कुल नहीं फरामोश की होंगी। गुज़िश्ता 2 रोज से आप जागो लाहौर ईद स्पेशल प्रोग्राम में खूब हम हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। आज भी इस सिलसिले की ही एक कड़ी है और आज के प्रोग्राम में भी हम आपके कुछ खास मेहमानों से मुलाकात करवाने वाले हैं और बताएंगे आपको कि घर में रहते हुए किस तरह से ईद का दिन बेहतरीन अंदाज में गुजारा जा सकता है। चूँकि प्लेलैंड्स, पार्क्स बंद है, ईद पिकनिक्स के भी कोई प्लान्स नहीं है, होटलिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि इन तमाम मामलात को कोरोना के फैलने की वजह से बंद कर रखा है। ऐसे में खातीन घर में क्या खास खाना बना सकती हैं खासकर आज के दिन और कैसे ईद की खुशियों को दुबारा किया जा सकता है, सब होगा आज के स्पेशल प्रोग्राम में। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी शेफ मुनीरा, जिनसे आज हमने जानना है कि आज घर में खाने का मेन्यू क्या होना चाहिए और खास तौर पर इनके घर में ईद के तीसरे दिन क्या खास बनता है। शेफ मुनीरा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद मुबारक, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं आपके प्रोग्राम की तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और सिद्रा, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान के बाद आपका दिल करता है कि आप बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करें क्योंकि पूरा रमज़ान आप बहुत ज़्यादा एक फास्टिंग का मंथ गुजारते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा एक सब्र के साथ गुजारते हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले जो रिकमेंड करूँगी जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये कि आपने पूरा महीना बहुत सब्र किया, बहुत आपने अपनी जो सिस्टम आपकी बॉडी का था उसको आपने डिहाइड्रेट तो हुई होगी लेकिन आपने अपनी भूख को भी कंट्रोल किया। तो ईद के दिन काइंडली एकदम से उस पर बोझ ना डालें। 3-4 टिप्स हैं जो उसको आप जरूर फॉलो करें। खास तौर पे कि इस मंथ में कुछ लोगों ने डाइट प्लान किया होगा अपने वेट को लॉस करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो बहुत अपने आप को थोड़ा सा उनका मैदा श्रिंक हो चुका होगा। कुछ लोगों ने बड़ी तहाशा फ्राइड चीज़ें खाई होंगी, पूरे रमज़ान को एंजॉय किया होगा फ्राइड चीज़ों के साथ, तो उनको भी चाहिए कि अब वो अपना हाथ थोड़ा सा हौला रख लें, इसको अपने बिल्कुल ऐसे ना शामिल कर लें कि इन्होंने डेली अब इसको ऐसे एंजॉय करना है। और वैसे भी एक ना पूरा रमज़ान मुबारक में आपका एक पूरा डाइट प्लान बन चुका होता है। अगर आप कोई डाइटिंग भी करना चाहते हैं, स्मार्ट रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, अभी भी उसको फॉलो किया बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसी का एहतमाम आपको मालूम है कि शवाल के जो 6 रोजे रखे जाते हैं आप उसको कंटिन्यू करें, जिन्होंने इसको कंटिन्यू करना है, और आपको सवाब का सवाब मिलेगा और आपका जो एक प्लान चल रहा है बॉडी का वो बिल्कुल फिट रहेगा। और तीसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये मालूम होता है कि ईद के दिन जिससे डायबिटिक होते हैं और थोड़े से हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं वो थोड़ी सी बदतहती कर लेते हैं क्योंकि ईद मीठी ईद सवैयों की ईद होती है, मीठी आपको पता है जब तक मीठा ना खाएं तो आपका ईद का नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ईद के दिन जो 3-4 टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले कि जैसे कि आपने पूरा मंथ रोजे रखे, तो ऊपर से पता है जैसे कोरोना की वजह से तमाम लोग लॉकडाउन थे, घरों में थे, तो ईद के दिन आप अपना जो मेन्यू है वो इस तरह से रखिए कि उसी पैटर्न को फॉलो करें। ठीक, एक मील बनाएं, भरपूर बनाएं और उसको पूरा एंजॉय करें। उसमें आप सैलड्स बनाएं, सैलड्स का इस्तेमाल करें, आप उसमें सूप्स बना लें। जैसे कि आपके लंच टाइम है, आप लंच को स्किप करें। अच्छा, प्रॉपर मुनीरा साहिबा, ज्यादातर जो लोग हैं ना वो समझते हैं कि सूप सिर्फ एक सर्दी की ग़िज़ा है, सर्दी आएगी तो हम सूप पियेंगे, गर्मी में सूप पियेंगे तो हमें कोई गर्मी शर्मी हो जाएगी या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है गर्मी में नहीं, बिल्कुल आपने सही किया, लेकिन सूप्स की बहुत वैरायटी है। आप क्रीम सूप्स मत पिए, आप उसको बिल्कुल जो हमारे होते हैं जो हमारे सूप्स होते हैं सीधे से वेजिटेबल सूप्स हो गए, चिकन सूप हो गए, आप सिंपल आप इसको पिए। हम बेसिकली अपने ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। अगर हम इसको हिसाब से चले ना सिद्रा, तो हमारी बॉडी बहुत फिट रहती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप लीफी वेजिटेबल्स खाएं, आप सूप्स पी लें। अगर आप सूप्स नहीं पीना चाहते हैं आप उसकी जगह कोई स्मूदीज आप उसको ड्रिंक्स में शामिल करें, लेकिन आपका जो डिनर होगा ना वो आप अच्छी तरीके से बनाएं, अपना भरपूर फैमिली के घर आप यानी घर में ही पिकनिक प्लान करने के शेफ मुनीरा हमें अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने स्टमक का, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। हमारे साथ खतीजा ऐवान मौजूद है, माहिर ग़िज़ायात हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खतीजा, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। कैसे गुजर रही है ईद आपकी? मसरूफ़, बहुत ज़्यादा मसरूफ़। क्या मसरूफियत है? मसरूफियत इस लिहाज से है कि जिस तरह से ये क्वारंटीन का सिलसिला सारा चल रहा था और कोरोना का सिलसिला चल रहा था, और बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन जैसे हम बहुत से लोगों को हदायत देने वाले होते हैं, तो जब हम हदायत देने वाले होते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको खुद प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट शुड नॉट बी डन ना।
तो उस वजह से मसरूफियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जिस तरह से कोरोना के इस सीज़न में हमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। फिज़िकल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो उसमें हम डाइट को किसी तरीके से भी इग्नोर नहीं कर सकते। और जब हम डाइट की बात करते हैं तो उसमें मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि अब जैसे ईद आई है तो इसको एक फेस्टिवल लें, एक डिवाइन फेस्टिवल लें, लेकिन इसको इस तरह की ट्रीट ना बना लें कि वो जितना अच्छा सिलसिला आपका रमज़ान में रहा है और जितने अच्छे से आपकी बॉडी डिटॉक्स हुई है, आप बात तो बहुत अच्छी करी है, लेकिन हमारी कोई भी फेस्टिविटी, हमारी कोई भी इंजॉयमेंट खूब दिल भर के खाने के अलावा कंप्लीट ही नहीं। खाने पीने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी खाने पीने से मना नहीं कर रही हूँ और मसरूफियत की वजह भी यही है। लेकिन जो मैं हाईलाइट चीज़ों को करना चाह रही हूँ वो ये कि एक तो बहुत ज़्यादा आप फ्रेश खाने पर तवज्जो दें, फ्रेश खाना इस्तेमाल करें, क्योंकि ईद में ये छुट्टियों के दिन होते हैं तो बाज़ दफ़ा आपको फ्रेश सप्लाई ऑफ फ्रूट्स या फ्रेश सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स नहीं मिल पाती। तो जब आप चीज़ों को ख़रीदें तो ये देखें कि ऐसी सब्जियों, ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो, और जो फ्रेशली कुक्ड फूड होता है वो आप इस्तेमाल करें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि घर पे बना हुआ खाना आप इस्तेमाल करें। वो जितना होममेड होगा उतना वो अंडर चेक्ड होगा और उतना ही ज़्यादा आपकी सेहत के लिए का भी खास तौर पर ख्याल रखा तो ये मसरूफियत है इनडायरेक्ट। शेफ मुनीरा, आज आपके घर में खाने में ईद के तीसरे दिन क्या स्पेशल बनता है? कोई स्पेशल डिश होती है? बिल्कुल स्पेशल बनती है ईद के, बल्कि तीनों दिन ही हम स्पेशली बनती है, क्योंकि उसमें मैंने इससे को पहले बताया कि मेरा पैटर्न ये है कि मैं रमज़ान के बिल्कुल फॉलो करती हूँ कि लंच हम लोग स्किप करते हैं, उसमें हल्का फुल्का से कुछ स्नैक या कोई ड्रिंक होती है, लेकिन डिनर भरपूर पूरी फैमिली का साथ होता है। और जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं हम उसको बनाते हैं, जैसे कि बिल्कुल जैसे कि शीर खुरमा हमारा एक ट्रेडिशनल, एक हमारी मीठी एक डिश है, उसको बनाया जाता है, उसको पूरे उसमें नट्स के साथ एडिंग उसकी की जाती है, और उसके साथ साथ जो हमारी ट्रेडिशनल डिश है जैसे मटन कोरमा एक स्ट्यू के साथ उसको बनाते हैं। तो वो एक ही प्रॉपर एक रेसिपी होती है और फुल हेल्दी होती है, उसको आप भरपूर तरीके से बनाएं, बजाय इसके कि आप आजकल हमारे जो ट्रेंड मैंने देखे बहुत ज़्यादा वो ये कि आप यकीन करें कि मैं हमेशा इसको एज ए शेफ़ मैं इसको मना करती हूँ कि आप फ्रोज़न चीज़ों से मत अपना टेबल भरा करें, फ्रिजी ड्रिंक से मत अपना टेबल भरा करें, आप मत कोशिश करें कि बिल्कुल फ्रेशली बनाएं। और जो एक और चीज़ कि मैं ये कहती हूँ कि मैंने ये चीज़ जो फील की है, ये मेरा खुद का तजर्बा है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं खुद अपने हाथ से, एक प्यार की जो वाइब्स आपके अंदर वो आपके दस्तरखान से भर जाती हैं, और वो जो प्यार और एक मिठास और वो जो बरकत पड़ती है ना आपके दस्तरखान में, इस तरह वो बिल्कुल एज वैसे बाकी फूड से नहीं होती बिल्कुल है। प्यार मोहब्बत से जब घर में खाना बनता है तो फिर सारे शौक से खाते हैं। खदीजा, हमें ये बताइए कि आपके घर में ईद पे क्या खास बनता है, या फिर आप यही प्लान ही देती रहती हैं घर वालों को कि भाई एहतियात से हाथ होला रखना? अगर ऐसा करूंगी तो घर वाले मुझे घर से ही निकाल देंगे। ऐसा बिल्कुल इसका मतलब बेहतियाती चलती है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम खाने से मना नहीं करते, हम सिर्फ सिलेक्शन ऑफ फूड पे तवज्जो देने को कहते हैं कि अगर आपने प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना है तो उसको इस तरीके से बनाएं कि उसकी न्यूट्रिशनल जो सी है वैल्यू वो कम ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या बहुत ज़्यादा उसमें फैट्स का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा मुनासिब लिहाज रखते हुए आप आगे बढ़ें। अच्छा, इसी तरह अगर मीठे की जैसे बात होती है तो बिल्कुल मीठी ईद है, मीठा घर में बनता है, लेकिन यहाँ पे आता है पोर्शन साइज, यहाँ पे आता है आपका सर्विंग साइज कि आप चीज़ों को एक्सक्लूड ना करें, लेकिन उन चीज़ों के साथ आप खुद को बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी ना कर दें। हमारे यहाँ बहुत एक अच्छा ट्रेडिशन था, ठूठी चलती थी, और वो जो ठूठी का साइज़ है, अब अगर आप इंटरनेशनल स्टडीज़ को देखें तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी सर्विंग निकलती है जितनी कि हम एक ठूठी में मीठा इस्तेमाल करते थे। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आप मीठा ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ा आप हिसाब रख के और थोड़ा सर्विंग साइज़ को देखते हुए और उसका पोर्शन साइज़ देखते हुए। दूसरी एक बात कि जो हमारे देसी मीठे हैं जैसे शीर खुरमा है, जैसे खीर है, जैसे फिरनी है, ये उस तरह से आपके लिए नुकसानात रखते भी नहीं हैं, जिस तरीके से कि अब जो हमारी मॉडर्न डिशेस हैं या जिसमें मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स जिनको आप कहते हैं, बेकरी आइटम्स तो बिल्कुल नहीं मैं रिकमेंड करती हूं कि वो आप खाएं। उसकी वजह से भी घर में बने हुए उसकी वजह से भी उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा होता है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जल्दी या देर में वो फिर आपकी बॉडी पे बुरा। अच्छा, हमें ये बताइए कि अब आज चूंकि तीसरा रोज़ है ईद का और खाना भी स्पेशल बनना है, 2 दिन से भी खाने वाने चल रहे हैं, वरना अमूमन तो ये होता है कि दूसरे तीसरे दिन कोई पिकनिक प्लान होते हैं, कहीं बाहर जाया जाता है, कोई बच्चों के साथ। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल। क्या करें घर वाले?
भरपूर तरीके से इसको एंजॉय करें, घर में प्लान्स करें। बहुत सारी चीज़ें घर में हो सकती हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इसके साथ साथ जैसे कि अभी इन्होंने बताया हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने कि आप मीठा खाएं लेकिन हाँ थोड़ा कम करें। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपना खाने का जो पोर्शन है ना, मीठी चीज़ खाएं लेकिन खाने के बाद, ठीक ना कि खाने से पहले भर भर के खा लिया। खाने के बाद आप प्रॉपर मील ले लें, और उसके बाद एज अ डिजर्ट जो बिल्कुल थोड़ा सा आप इसको टेस्ट करें, ना कि उसको पूरा भर लें। अब इसके साथ साथ जैसे कि हमारी इतनी हेल्दी रेसिपीज हैं जिनको अगर आप घर में बनाएं, जिसमें भरपूर आपका एक मेन्यू आता है और जिसको आप खाने के बाद मेरा कोई और गुंजाइश नहीं रहती है। और उसको आप देखें कि जो हमारे आउटसाइडर्स परदेसी जब आते हैं तो वो उसको बहुत याद करते हैं, और जितने भी वो इस टाइम हमारे प्रोग्राम देख रहे होंगे वो हमारी पाकिस्तानी फेमस जो डिशेज हैं उनको बहुत मिस करते होंगे। और वो जब आते हैं पाकिस्तान सबसे पहले उनको होता है कि निहारी खानी है, हाँ हलीम खानी है, ठीक है, हमें यहाँ के जो चने हैं वो खाने हैं। तो इस तरह की रेसिपी सब बनाएं, आप मटन कोरमा बनाएं, आप हलीम बनाएं, निहारी बनाएं, एग्जैक्टली ट्रेडिशनल खानों से मैं ये चीजें बनाया कि आप और सबको बुला के इकट्ठा करें, टेबल पे मतलब बनाएं। उसके साथ घर में करें का माहौल, बिल्कुल घर में आप सबकी बच्चों की ड्यूटीज लगाएं। बच्चे जो उनसे फ्रूट्स के उनमें लगाएं, फ्रूट्स को डेकोरेट कैसे करना है वो बनाएं कि किसने कौन सा फ्रूट खाना है। आप कॉर्नर्स बनाएं कि ये कॉर्नर्स जो बहुत मीठा है, कैंडीज एक दूसरे को दे एक्सचेंज करें, उसकी फ्रूट्स की आप उसकी बास्केट्स बनाएं दूसरे को करने के लिए। एक एक्टिविटी बता रहे हैं, ये इस तरह के एक तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि उसमें कैटेगराइजेशन हो जाएगी कि जो ज्यादा मीठे खाने हैं वो बच्चों के लिए हैं, जो विद द स्वीटनेस वगैरह बने हुए हैं वो घर के बुजुर्गों के लिए हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो ये ट्रेडिशनल खानों का कह रही थी, आप नोट करके देख लें कि ट्रेडिशनल खाने जब आप घर में बनाते हैं तो वो आपकी बॉडी को उस तरह से ओवरलोड नहीं करते या एसिडिटी वगैरह नहीं करते जैसे कि बाहर का खाना करता है। तो इट्स अ वेरी गुड चांस कि आप घर में खाने बनाएं और उसका फायदा होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं। और मैं घर में बनाया, स्पेशली काली मिर्च, गरम मसाला और जितने भी हमारे मसाले जाते जैसे सूखा धनिया, जीरा, आप यकीन करें कि बाहर से पाउडर फॉर्म में लें वो खुशबू नहीं होगी। और आप घर में आप आज भी उसको ब्लेंड करें या हाथ से मसल के जब आप स्प्रिंकल करेंगे जो अरोमा आपका उसका बनेगा, हाँ, बड़ी अच्छी मजे की खुशबू आती है। खतीजा, हमें ये बताइए कि मीठी ईद है और बहुत सारे हमारे डायबिटीज जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डायबिटिक पेशेंट्स भी मीठा खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, क्या छोटी ईद पे उनको अलाउ हुआ मीठी ईद पे? अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड थिंग, यानी कि हर किसी के लिए जो एक तरीकाकार होता है वो डिफरेंट होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे कजन ब्रदर को तो मीठा अलाउ कर दिया लेकिन मुझे नहीं किया। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कंप्लायंस कि आपका कंप्लायंस कैसा है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स क्या हैं। तो अगर तो उन्होंने रोजे रखे हैं तो फिर तो एज अ ट्रीट उनको जो ये जो 3 दिन है उनका मीठा बनता है। लेकिन अगर उन्होंने रोजे नहीं रखे तो फिर वो अपने उसी पैटर्न पे चलें और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जिस तरह से हम उनको एक लिमिटेड सर्विंग ऑफ मीठा देते हैं। अब ये उनकी चॉइस है कि वो कस्टर्ड खाना चाहते हैं या फिर नहीं खाना चाहते हैं या खीर खाना चाहते हैं, तो उसको इन लिमिटेड अमाउंट सबके साथ कंपनी करने के लिए, सब अपना किसी कॉम्प्लेक्स का वो शिकार ना हो, तो इन लिमिटेड अमाउंट वो ले लें, लेकिन साथ साथ अपने ब्लड शुगर लेवल्स पे नजर रखें और फिजिकल एक्टिविटी को स्किप ना करें। हम फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं कि एक तरफ से तो हम ओवरलोड करते हैं अपनी डाइट को लेकर और दूसरी तरफ से वो हमारी बॉडी ओवरलोड हो जाती है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। नाज़रीन, अपनी तो हम बात कर रहे हैं लेकिन आपकी बात ना करें, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? तो आप लोग घरों में रहते हुए किस तरह से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों ने एंजॉयमेंट का एहतमाम कर रखा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है? ज़ुनैरा इलियास, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद होंगी जो हमें अपडेट करने वाली हैं कि शहर की रौनकें ईद के तीसरे दिन में कितनी अरूज पर हैं। जी ज़ुनैरा इलियास, बताइए हमें। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि सिद्रा इस दफ़ा ईद जो है काफ़ी अलग सी इस दफ़ा हम लोगों ने ईद मनाई है। और क्योंकि ये देखा जाता है कि ईद पे जो है दूर दराज से रिश्तेदार जो है एक सिटी से दूसरी सिटी भी ट्रैवल करके जाना पड़े तो अपने रिश्तेदारों से मिलने आ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि काफ़ी हद तक इस तरह की एक्टिविटीज़ में लोग कम इन्वॉल्व नज़र आए और कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है तमाम तर तफरी गाहों को भी बंद रखा गया। तो लोगों ने इस दफ़ा जो प्लान्स किए थे वो यही थे कि घरों में रहेंगे या मैक्सिमम जो है इंटर सिटी में जो लोग रहते हैं उन्हीं के घरों में जाके लोगों ने ईद मिली। लेकिन इस दफ़ा ईद पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा जो है ये भी देखना पड़ा कि किस तरह से समाजी फासला रखना है और ख़ुद को भी प्रोटेक्ट करना है, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने तो काफ़ी अक्लमंदी से काम लिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी हम लोगों को सड़कों पर दिखाई दिए अपने रिश्तेदारों के घर जाते हुए।
तो कहा जा सकता है कि ईद तो ज़रूर आई, ईद मनाई भी गई, लेकिन इस दफ़ा कुछ अलग तरीके से मनाई गई क्योंकि इस तरह का पेंडेमिक चल रहा है और उसमें जो है ख़ुद की केयर करना भी ज़रूरी है और दूसरों की केयर करना भी ज़रूरी है। तो लिहाजा पहले 2 रोज़ तो हमने देखा कि शहरी काफ़ी हद तक जो है अपने घरों में भी रहे, लेकिन अब जैसे ही दूसरा तीसरा रोज़ होता है तो हम लोग देखते थे तफरीगाहों पर भी खासा ज़्यादा रश जो है वो देखा जाता था। तो इसी तरह से सड़कों पर तो हम लोगों ने ट्रैफिक भी देखी, लोग एक दूसरे के घर जाते हुए दिखाई दिए और पहले 2 दिन तो ये भी कहा जा सकता है कि लोगों ने काफ़ी हद तक इस तरह से एंजॉय कर लिया अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। लेकिन तीसरे दिन अमूमन बच्चों की भी ज़िद होती है कि हमें खाला या मामू के घर जाना है, तो लेकिन लोग आज जो है बड़ी तादाद में बाहर आएंगे और वो इस तरह से कि कोई किसी के घर चला जाएगा, कोई किसी के घर चला जाएगा, क्योंकि तमाम तफरीगाहों को तो बंद रखा गया। नहीं तो ईद के रोज़ में खासा ज़्यादा जो है रश देखा जाता था, बागों में बहुत ज़्यादा रश होता था बच्चों का, और बच्चों की ज़िद जब होती थी तो यकीनन फैमिलीज़ को भी बाहर आना पड़ता था। तो इस तरह से इंजॉय तो कर लिया जाता, लेकिन इस साल जो है कुछ अलग तरीके से इंजॉय किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि अब तीसरे रोज़ जो है हम बारबेक्यू करेंगे। डिफरेंट डिशेस तो बनी गई हैं, लेकिन बारबेक्यू तीसरे दिन का प्लान है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इस दफ़ा जो है लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आए। और साथ ही अगर खानों की बात कर लें तो छोटी ईद तो कहा जा सकता है कि बच्चों की और ख़वातीन की ईद होती है। तो ये इस साल तो हमने देखा कि बच्चों की भी अलग अलग डिमांडें होंगी और जैसे ही हम लोग घर बैठते हैं तो भूख भी ज़्यादा लगती है। तो इस दफ़ा ख़वातीन तो खासी फंसी हुई दिखाई दे रही हैं ईद पे और मुख्तलिफ तरह के पकवान भी बनाने पड़ रहे हैं। और इस दफ़ा हम लोगों ने ट्रेंड ज़्यादा ये देखा कि पहले दिन तो कुछ मीठा लाजमी होता है, तो लोगों ने सेमियाँ वगैरह खासी इंजॉय कर ली। और अब जो है तीसरा रोज़ चल रहा है और लोग इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। बारबेक्यू का भी आज जो है वो प्लान है काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ का। इवन तो मेरी अपनी फैमिली ने भी ये प्लान किया हुआ था कि तीसरे दिन जो है हम लोग बारबेक्यू करेंगे, थोड़ा सा हैंग आउट सा हो जाएगा, लेकिन हम जाहिर सी बात है बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में तो कुछ ना कुछ प्लान करना है। इसी तरह से डिफरेंट फैमिलीज़ ने भी इस तरह के प्लान किए हुए और शहरी यकीनन इस ईद को इंजॉय तो ज़रूर कर रहे होंगे क्योंकि एक लंबे लॉकडाउन के बाद रमज़ान के बाद जो ईद आती है तो उसके बाद जो कहा जा सकता है कि ईद का खुशियाँ जो हैं वो दोबारा हो जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से बहुत हद तक जो है ईद की शॉपिंग भी लास्ट डेज़ में की गई और लॉकडाउन में ही कहा जा सकता है कि एक किस्म की ईद मनाई जा रही है और लोग जो है इस चीज़ को अपने घरों तक रह के इंजॉय कर रहे हैं। जो लोग दूसरों के घरों में भी जा रहे हैं तो ये रुझान हमने काफ़ी हद तक ज़्यादा देखा है कि लोग सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, मास्क का यूज़ कर रहे हैं। और इस ईद में भी कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस से हम लोगों ने थोड़ी सी समाजी फासला रखना तो सीख लिया, लेकिन ईद की खुशियाँ जब तक गले ना मिला जाए तब तक पूरी नहीं होती, ऐसा लोगों का कहना है। तो थोड़ा बहुत तो ये चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है लोग समाजी फासले भी रख रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ के हमरा इस दफ़ा जो है ईद को सही मानों में कहा जा सकता है कि इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैर इलियास। शेफ मुनीरा, हमें ये बताइए कि बिरयानी रूटीन में बहुत पसंद की जाती है, लेकिन ईद पे स्पेशली बहुत सारे घरों में ज़रूर बनती है। कोई ऐसी कॉमन गलती, कभी बिरयानी के चावल टूट जाते हैं, नमक का सही से पता नहीं चलता सालन में रखना है, टिप्स बताइए हमारी देखने वाली खातिन को कि किस तरह बिरयानी बहुत अच्छी मज़े की बन सकती है। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी ज़रूर। सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी अपने जितनी भी हमारी जो देखती हैं बहनें कि हमारी तमाम जितनी भी डिशेज़ होती हैं उन सब के एक इंग्रेडिएंट ऐसा होता है कि जो उसका छुपा हुआ होता है। हमारे क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अगर वो मिस हो जाए तो फिर सारे वो फिर आपको टेस्ट नहीं आएगा। अक्सर हम कहते हैं कि यार खा तो रहे पर कुछ कमी रह गई है। वो कमी क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि चावलों की जैसे 3 किस्में हैं। एक वो लोग जो डाइट राइस यूज़ करते हैं, ब्राउन राइस हो गए आमतौर पर बिरयानी और पुलाव के लिए और जर्दे के लिए। मैं जो स्पेशली अपने घर में बनाती हूँ और अपनी जितनी भी मुझे पसंद किया जाता है जब मैं डिशेज बनाती हूँ वो सेला होता है। सेला राइस लेती हूँ, वो बहुत अच्छा बनता है और उसका तरीका करिए कि आप उसको भिगो देना एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। उसके बाद वो जैसे आप बॉईल आप करेंगी वो विद इन जितने इसके मिनट्स हैं 15 मिनट, जैसे 15 से 17 मिनट, वो चावल बहुत अच्छा लंबा और बहुत अच्छा फूलता है। ठीक है, लेकिन उसको भिगोना है 2 घंटे, उससे पहले नहीं। बहुत अच्छा होता है। उसकी ये शर्त है कि आप उसको भिगोना है। उसको आधा घंटे पहले करेंगी तो वो चिड़ा सा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। इसके अलावा बिल्कुल अगर आपने इस ईद के लिए मैं रिकमेंड करूँगी आप इसको लेकर आए। अदरवाइज जो घरों में हम आमतौर पर बासमती राइस यूज करते हैं उसका तरीका है कि आप उसको आधा घंटे के लिए भिगो दें और आधा घंटे के भिगोने के बाद आप इसको तकरीबन उबलते पानी में आपने इसको बॉईल करना है। अगर आप इसको ठंडे पानी में, जैसे आमतौर पर होता है कि हम राइस बॉईल करते हैं उसको पानी में फौरन ही ऐड कर देते हैं, वैसे नहीं।
और नमक आप तब ऐड करें जब आप राइस ऐड कर दें और जब आप उसमें चमचा आपने हिला रहे हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, मतलब चावल टूट जाता है ना, चावल टूट जाता है। अगर आप पहले से इसमें चमचे को आप मिक्स करेंगे तो उसमें चावल का वो टेस्ट नहीं आएगा। तो रिकमेंड ये करूंगी बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए आप सेला यूज करें। और अगर आप सिंपल दाल चावल जैसे बना रहे हैं तो आप बासमती राइस, घर में जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो चावल। ठीक हो। खतीजा को पसंद है खाना बनाना? हाँ, टू समहाउ, लेकिन ये जो कि फॉर्मल खाना जिस दिन बनता है उस दिन फिर मैं थोड़ा पीछे हट जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, अब अम्मी आप बनाएं। स्पेशल किचन का चक्कर नहीं लगता? किचन के चक्कर तो बहुत लगते हैं, लेकिन वो बर्तन उठाने के लिए, लाने के लिए, सैलेड बनाने के लिए, रायता बनाने के लिए, इसलिए यानी अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए लगते हैं। उसके लिए फिर हम जो सी हमारी जो घर की सुपरविजन है, मॉम द बॉस, फिर वो आगे होती हैं। अच्छा, खाने में क्या पसंद है बहुत ज्यादा? हाँ, खाने में फॉर्चुनेटली एक तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ और मेरे लिए बहुत आसान है कि मुझे बहुत ज्यादा ना रॉ वेजिटेबल्स पसंद हैं। लाइक अगर कहीं भी कोई खाना लगा हुआ है या कोई फॉर्मल आपका डाइनिंग है तो सैलेड इज द मोस्ट फेवरेट थिंग फॉर मी। ठीक है, और उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। और मैं सबको यही कहती हूँ कि रॉ वेजिटेबल्स जो से हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हम जितने भी खाने खाते हैं या जितने भी खाने हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं दे आर ब्राउन इन शेड्स। आपने नोटिस किया होगा, जैसे मुर्गो मुसल्लम वाले खाने होते हैं या बेकरी होती है, दे आर ब्राउन इन शेड्स। तो वेजिटेबल्स के थ्रू मैं कहती हूँ ऐड सम कलर्स इन योर प्लेट ना, ऐड सम कलर्स इन योर प्लेट। बिल्कुल। अच्छा, प्रेजेंटेशन की तरफ बात चली गई है कि कुछ कलर्स भी होने चाहिए खाने में। और अच्छा, अब ये जो कलर्स हैं ये सोर्स हैं आपके विटामिन्स का और मिनरल्स का। ठीक। और आपका जो सा है इम्यून मैकेनिज्म वो भी स्ट्रांग हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो जाता है, और आपकी प्लेट एक कलरफुल होने के साथ साथ आपके स्टमक के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत फ्रेंडली हो जाता है। हमें शेफ मुनीरा ये बताइए कि खाना तो अच्छा बन गया या नहीं बना, प्रेजेंटेशन अच्छी होना कितना जरूरी? बहुत जरूरी है। हाँ। बिल्कुल बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि आप, बल्कि कहते क्या है, वो मुहावरा भी है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो वही बिकता है। तो हम आमतौर पे जब भी हमारी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं होगी, कितना ही मर्जी खाना टेस्टी क्यों ना हो, आप उसको नहीं देखेंगे। हाँ। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी ना, आप उसको टेस्ट अगर खाने में थोड़ी कमी रह गई है, प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो मेरा ख्याल है वो भी ढांपी जाएगी। बिल्कुल, वो भी ढांपी जाती है। वो आपकी तमाम चीजों को कवर अप कर देती है। तो जितने भी हमारे लीफी जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि आपने बताया कि रॉ आप उसको यूज करें वेजिटेबल, तो मेरा ख्याल है कि अब तो ट्रेंड बन चुका है। अब हमने बच्चों को भी आगे लेके जाना है। जो थोड़ा खाना अगर हेवी भी आप खा रहे होंगे ना, तो वो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो डाइजेशन। और अपने पोर्शन को ऐसा बनाए कि जब आप प्लेटर अपने डालें उसमें आपने आधा से ज्यादा जो पोर्शन 50% आपका सैलेड हो, 25% आपके उसमें आप योगर्ट बेस को रायता हो, जो भी आपकी आप इसमें ऐड कर रहे हैं, बाकी 25% आप उसमें अपना खाना पूरा आपका प्लेटर आपका फिल अप हो जाए। अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें ना, तो हम जब सेंसेस की भी बात करते हैं ना, तो उसमें सेंस ऑफ साइट जो सा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले चीज देखने में अट्रैक्टिव लगती है, उसके बाद फिर सेंस ऑफ स्मेल, और उसके बाद फिर सेंस ऑफ टेस्ट जो सा है। तो टेस्ट जो सा है वो बात की बात है, वही वाली बात की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत अपीलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अच्छा शेफ मुनीरा, हमें ये बताइए कि बिरयानी के हवाले से तो हमने टिप्स ले ली हैं। बहुत सारे घरों में स्पेशली मटन या फिर चिकन या कोई भी कोरमा, मैं बल्कि बिरयानी का मसाला भी बताना चाहूंगी। अगर आप घर में बनाएं, मैं चाहूंगी कि जो लोग मसाले वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनको मैं रिकमेंड करूँ घर में बनाएं। जिससे कि बिरयानी का जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है जायफल जावित्री। वो आपको पता है वो इजीली मार्केट से मिल जाता है। आपके घर में कोई अगर स्पाइसेस नहीं है, तो जो घर में आम आपके 5 मसाले पड़े होते हैं, आप वो उसमें अपने चिकन में बना रहे हैं या मटन में बना रहे हैं, आप उसमें ऐड अप करें, दही का उसमें ऐड अप करें। और जब आप उसको बना रहेंगे तब आप उसमें जायफल जावित्री का जो पाउडर है वो आप उसमें स्प्रिंकल करके अपने फूड में ऐड कर दो, आपका बेहतरीन उसमें फ्लेवर आएगा। और उसके साथ साथ जो गरम मसाले हमारे साबित होते हैं वो आपने राइस में ऐड करने हैं जब आपने पकाना है, आपकी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप ये मत टेंशन लें कि आपके पास मसाला नहीं तो बिरयानी नहीं बन सकती है, आपको स्पाइसेस होनी चाहिए। और जब हम बनाते हैं कोरमा और कढ़ाई, उसमें जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम दोनों चीज़ों को एक ही तरीके से बनाते हैं। और एक सबसे बड़ी गलती हमारे घर में हमारी जो बहनें क्या करती हैं कि वो ये, जब हम वहाँ पका रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि जो हाथ में मसाला आता है हम कहते हैं चलो ये भी डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। ये जरूर अच्छा बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, यानी कि हमने उसका कैप खोल लिया ना, हम उसको सोचेंगे कि यार अब खुल तो गया, अब इसमें डालना जरूर है, चलो खुशबू आ जाएगी। वो इतनी ज्यादा चीजें हम डाल लेते हैं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, शेफ मुनीरा हमें मज़े की टिप्स बता रही थी, आपकी भी बहुत सारी उन्होंने मदद कर दी होगी। बहुत शुक्रिया शेफ मुनीरा। और खतीजा ऐवान हमारे साथ मौजूद रही और हमारे देखने वालों को बताया कि किस तरह से सेहत का ख्याल रखना है और मज़े के
खाने भी ईद पर एंजॉय करने हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईद का तीसरा दिन है, ईद की खुशियां तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। इस वक्त मेरी ये बात करने का मकसद ये है कि जहाँ पर हम ईद की खुशियाँ मनाते हैं वहाँ पर हमने हैव नॉट्स का ख्याल ज़रूर रखना है। ऐसे तमाम लोग जो कि हमारे आसपास बसते हैं और किसी ना किसी तौर पर वो लोग किसी गम में मुब्तला हैं, दुख में हैं, या फिर उनके घर के ऐसे हालात नहीं हैं कि वो ईद को अच्छे से इंजॉय कर सके, अच्छा खाना खा सके, तो आप किसी भी अंदाज में छोटी मोटी उनकी मदद करेंगे ना तो आपको बड़ी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी। इसी हवाले से जी अखुवत फाउंडेशन भी है जो कि साल से बल्कि 2001 से उसकी बुनियाद रखी गई है। गुरबा की मदद करती है, उनको बिला सूद कर्जे फराहम करती है, और अभी जो कोरोना की सिचुएशन है उसमें भी ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो बेरोज़गार हो चुके हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। ईद पर इनकी क्या ख़ास मसरूफियात रहती हैं, किस तरह से लोगों के साथ मेल मिलाप रहता है, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, सरबराह हैं आप अखुवत फाउंडेशन के प्रोग्राम में। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और सब देखने सुनने वालों को भी ईद मुबारक। कैसे है सर, कैसी गुजर रही है? मुख्तलिफ ईद है गुज़िश्ता सालों से। जी बिल्कुल, बहुत मुख्तलिफ है। ना आप किसी से गले मिल सकते हैं, ना आप किसी से अच्छी तरह हाथ मिला सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं है, अलबत्ता फ़िज़िकल डिस्टेंस तो ज़रूर रखना पड़ेगा हमें। तो इस लिहाज से ये पता नहीं लोगों ने ईद की ख़रीदारी भी अच्छी तरह की या नहीं की, कुछ मुख्तलिफ खबरें सुनते आए हैं। बहुत अच्छी तरह की, आपने बाजारों का हाल सोशल मीडिया पे देख लिया होगा, स्क्रीन पे देख लिया होगा। वो बच्चियों ने पत्नी मेहंदी लगाई या नहीं लगाई ये तो आपको पता होगा। सब कुछ हुआ है सर, और बेधड़क होके हुआ है। चले को ग्लव्स पहन के मेहंदी लगी या वैसी मेहंदी लगी? ग्लव्स तो पहने नहीं, हमने तो मास्क भी नहीं पहने बाजारों में, खवातीन ने बच्चों पर ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का, अपने प्यारों का, अपनी ज़िंदगी का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का। ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि देखें, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो हमारे बुजुर्ग हैं। तो बुजुर्गों को तो एहसास नहीं होगा हम अगर उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनको ख्याल नहीं करेंगे। तो ये तो खैर एक जनरल बात है, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ईद की खुशियाँ सिर्फ हमारी ही तो नहीं है। हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। मैन जिसे कहते हैं ना, एज ए सोशल एनिमल। हम एक मुआशरा है, उसमें रहते हैं, बहन भाई, घर वाले, फिर गली वाले, मोहल्ले वाले, फिर शहर के लोग, फिर अहले वतन। तो किसी एक जगह पर भी अगर दुख हो ना, इंसान का इंसानी मुआशरा एक जिस्म की तरह है। आपके जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। बिल्कुल ऐसा। तो अब कहीं मुल्क के किसी हिस्से में या किसी बस्ती में किसी को खाना नहीं मिले, किसी का रोज़गार चला जाए, किसी को ईद के दिन कोई हौसला देने वाला या ईद मुबारक कहने वाला ना हो, या खुदा न खास्ता कोई शदीद बीमार हो, कोरोना की वजह से बीमार हो, तो ये फिर कैसे हम कह सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँगा आज, या मैं कह लगाऊंगा, या मैं खुशियाँ बखेरूंगा। डॉक्टर साहब ने इतना बड़ी प्यारी बात की है कि कहीं एक सोसाइटी के हिस्से में भी कोई तकलीफ होगी, कोई पेन होगा, तो पूरी सोसाइटी उसको महसूस करेगी। हमें ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं होता, तो अगर आप किसी को अल्फाज के ज़रिए ही कुछ कह देते हैं तो वो ह्यूमन साइकी पे कितना असरअंदाज होती है? अच्छा, अल्फाज के साथ साथ बिहेवियरली भी अगर हम देखें तो आप ये मतलब रिसर्च इस चीज़ को प्रूव करती है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं ना, जिसको हम एल्ट्रिज्म कहते हैं या प्रो सोशल बिहेवियर कहते हैं, कि हम दूसरे की खुशी के लिए जब कोई काम करेंगे तो हमें खुद भी खुशी महसूस होती है। और डेफिनेटली जब हमें खुद और बाकायदा मतलब हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें बेटर फील कराते हैं। तो सिर्फ हम वो सेल्फ के अराउंड नहीं होता या वो ईगो सेंट्रिक नहीं होता, वो जब हम दूसरों के लिए भी करते हैं तो तब भी उससे फ़र्क पड़ता है, बिहेवियरली भी। और जैसे आपने अल्फाज की भी बात की, तो हम किसी को ये कहना या बताना कि आई एम देयर फॉर यू, ये भी इनफ बहुत होता है। बड़ी बात है। अच्छा, आजकल जैसे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि कोरोना को लेके बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन भी मौजूद है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को डायग्नोज हो जाता है या किसी का पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो लोग उसको ऐसे मतलब उसके साथ कता तालकी करते हैं जैसे पता नहीं उसकी अपनी कोई गलती थी या उसकी अपनी वजह से ये हो गया।
तो स्टिग्मा को भी थोड़ा सा रिमूव करने की जरूरत है कि हम जो लोग और ये बिल्कुल नहीं भूलना कि किसी तीसरे के साथ हुआ है तो ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके किसी प्यारे के साथ भी हो सकता है। सार हमें ये बताइए कि डॉक्टर साहब से भी जैसे हम बात कर रहे थे कि लोगों की खिदमत करना है और दुखी लोगों की इंसानियत की खिदमत करना, बच्चों में जज्बा हमदर्दी पैदा करना कितना ज़रूरी है? जी, ये जो सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है आपका, एक्चुअली ना पेरेंट्स भूल गए हैं कि जो स्कूल है वो सिर्फ एक करिकुलम का सेट उन्होंने डिज़ाइन किया होता है, उन्होंने प्रोग्राम किया होता है। अगर वो आपके बच्चों की तालीम के साथ तरबियत करते हैं जो कि उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो एक बोनस है, वरना वो सिर्फ आपके बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी लेते हैं, तरबियत की नहीं। तरबियत आपकी ही जिम्मेदारी है, अल्टीमेट ट्रेनिंग सेंटर घर ही है। अगर पेरेंट्स में ये एहसास हमदर्दी और कंपैशन का जज्बा खुद नहीं है तो वो बच्चों में कैसे कल्टीवेट करेंगे? और इतना मैं बता दूं कि जो इंटेलेक्चुअल कोशेंट होता है, जो टेक्निकल स्किल्स और IQ होता है, वो तो क्रिमिनल्स का भी होता है, बल्कि उनका बहुत ज्यादा होता है, तभी तो वो दूसरों को ठग लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो इमोशनल कोशेंट होता है, जो एहसास हमदर्दी होता है, जो कंपैशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, कंपैशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। ये ज़हीन होने का आला तरीन दर्जा है कि आप में इंसानियत का दर्जा हो, तो अपने बच्चों में कंपैशन पैदा करें। एग्जैक्टली, और बच्चों की तरबियत वही है जी, जैसा आप करेंगे बच्चा जो आपको करते हुए देखेगा बच्चा वही अपनाएगा। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि खिदमत फाउंडेशन बिला सूद कर्ज तो फराहम करे और किस किस अंदाज में इंसानियत की मदद कर रहे हैं? जी देखें, बड़ी अच्छी बात हो रही है कि ईसार, कुर्बानी, मोहब्बत देना, यही आला तरीन इंसानी औसाफ हैं। तो कोई भी मुआशरा इमारतों से, सड़कों से, बंदरगाहों से नहीं पहचाना जाता, इस अमर से पहचाना जाता है कि वहाँ पर सबसे महरूम तबकों के साथ कैसा सलूक होता है, रवैया किया जा रहा है। तो ये चीज़ है असल पहचान की। आप दौलत की फरावानी हो जाए, हू केयर्स। बात यह है कि अगर वहाँ पर किसी माजूर शख्स के साथ बुरा सलूक किया जाता है, किसी यतीम के साथ बुरा सलूक किया जाता है, किसी नाबीना शख्स को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि मादी तरक्की के बावजूद वो कोई तरक्की याफ्ता मुआशरा है। तो ये अखुवत अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आप मोहब्बत करते हैं लोगों से, आप खिदमत करते हैं, तो इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी। कोई भी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो मुआशरे में जो प्रेवलेंट रुझानात हैं उसको डिपिक्ट करती है। तो यही अखुवत है। अखुवत का मानी है भाईचारा, यानी हम लोगों से दोस्ती करते हैं, उन पर रहम नहीं करते। रहम खुदा की ज़ात करती है। रहम करके लोगों को आप और मजबूर बना देते हैं। उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ रफाकत का एहसास दें। कोई खड़ा गिर गया उसको खड़ा कर दें, कोई कांटा हटा दें। चलना उस शख्स ने, अगर आपने कहा कि नहीं जी मैंने ही चलना है, मैंने ही खाना खिलाना है, मैंने ही कपड़े ला के देने, मैंने सारा काम करना है, तो फिर आप एक पैरासाइट्स की फौज बना देंगे। तो मुआशरे में प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब हर शख्स, हम कहते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट, कि हम औरतों को भी काम करने का मौका दें, एबल बॉडीड लोगों को भी काम करने का मौका दें। तो इसलिए हमने लोगों को कहा कि हम भाई भीख नहीं देंगे, हम आपको कर्ज हसन देंगे। बिल्कुल मदद की जाए। आप कारोबार करें, 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये लें, आप कारोबार करें, शाम को 1000, 2000 रुपये कमाएं, आपको इज़्ज़त नफ्स का एहसास भी होगा और मुआशरे में प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होगा। तो ये चीज़ है, हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। हम लोगों को किसी भी तरह की चैरिटी देने से परहेज़ करते हैं। हम कहते हैं कि उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करें, उनको हम तरबियत दें, उनको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन को 40 लाख ख़ानदानों को पिछले 20 सालों में कोई 1 अरब 15 करोड़ रुपए की रकम जो है वो कर्ज हसन के तौर पर दी है, जिससे वो सारी की सारी फैमिलीज़ उस जदोजहद में सरगर्दा हैं कि कैसे हमने बाहर निकलना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लोगों में ऐसा हमदर्दी का जज्बा कैसे उभारा जा सकता है? अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लोग जो कि इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे उनको भी समझाना बहुत ज़रूरी है। नहीं देखिए, जैसे हमारी बहन ने कहा कि ये तो बचपन से आप तरबियत देंगे, माँ बाप अगर अच्छा काम करेंगे तो बच्चे आप ही के फुटस्टेप्स पे चलना शुरू कर देंगे। आपने अब्दुल सत्तार ईदी साहब की कहानी सुनी होगी। वो कहते हैं जब मैं छोटा सा था तो मुझे पता ही नहीं था दुनिया क्या है, तो मेरी माँ मुझे 2 सिक्के देती थी 5-5 पैसों के। तो वो ये कहती थी कि एक तुम्हारे खाने के लिए और एक तुम्हारे किसी दोस्त के खाने के लिए, किसी और के लिए। अब देखें, जो बच्चा बचपन से ही ये एहसास लेके बढ़ता है कि शेयरिंग इज दी मैसेज, शेयरिंग इज दी, वो एक पैगाम मुझे मेरी माँ ने दिया है, तो वो एक उसको किस कदर खुशी का एहसास होता है। फिर वो उसकी फितरत सानिया बन जाती है, फिर उसकी वो आदत बन जाती है। तो क्यों नहीं हम, ये क्या है, हम अपने बच्चों को
चले 5 पैसे का सिक्का तो आज कोई नहीं लेता, हम 5, 10, 20, 30 यानी जितने जितने पैसे भी देते पैसे अपने बच्चे उस को बच्चे को कहें कि उतने ना बेटा सही उससे आधे ही दे उसे दें, कहें दूसरे के लिए कि बेटा मदद करने तुमने अपने दोस्त को जरूर देना है। हिदना, ये जो बात की जा रही है नफ्सियात के हवाले से, इसी तरह से मेरा ख्याल है कि इंसान का पूरा करेक्टर बिल्ट होता है और वो उसमें अच्छाइयाँ और खूबियाँ जो है वो डेवलप हो जाती हैं। बिल्कुल, और नफ्सियात के साथ साथ क्योंकि हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो भी इस चीज़ की तालीम देता है हमें कि अगर हम इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेना, तो बच्चों की जैसे ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो बच्चों को ही अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बड़े होके ऐसे इंडिविजुअल्स बनेंगे जो पूरी सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव होंगे। और उसके साथ साथ वो आपका एक रेpertoire, मतलब आपके दिमाग में जब वो आपको मैसेजेस ये देगा ना, तो फिर वो आपका एक रूटीन वर्क बन जाएगा और उसको फिर वो करना दुखेगा भी नहीं, मतलब वो मुश्किल नहीं लगेगा। वो उसके लिए रेडी होगा करने के लिए, वो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा काम, एक सेपरेट चीज नहीं होगी बिल्कुल। और जब हम लोग कभी कभी साहर ये करते हैं तो ज्यादातर लोग कहा जाता है कि जितना आप के पास बहुत आता जाता है आपका दिल छोटा होता जाता है। ये फिर शायद वही प्रैक्टिस है कि अगर शुरू से आपको आदत होगी तो आप कभी भी उस आदत से जो है वो साइड पर नहीं होंगे, बल्कि अच्छा समझेंगे हमेशा। वो कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत के दरवाजे मजीद खोलते तो आप अपना दस्तरखान बढ़ा दें। हाँ, इससे जैसे ही अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होता है, कुछ होता है, बिल्कुल डिले ना करें कि जब मेरे पास इतना होगा तो ही मैं एक फाउंडेशन खोलूंगा। नहीं, अगर आप किसी को सिर्फ एक लॉन का सूट भी लेके दे सकते हैं कि उसको गर्मियों के कपड़े चाहिए क्योंकि गर्मियों के कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, तो प्लीज अपने मुलाजमों का भी ख्याल रखिएगा। या आप किसी को सिर्फ 1 महीने का राशन लेकर दे सकते हैं जो कि महीने का 2000 का भी मुश्किल से आता है, तो आप वो भी कर दें। आप इंतजार ना करें कि जब मेरे पास लाखों रुपए आएगा तभी मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगा। फौरन अपने, अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, आप अपनी ट्रेनिंग उसी वक्त शुरू कर दें जब आप साहिब इस्तिताअत होते हैं, जब आप ज़कात देने के और कमाने के काबिल शुरू होते हैं। और ये प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जितना देते हैं ना वो उससे डबल होता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से आपकी जो है ना वो अल्लाह ताला कहाँ से आपकी मदद करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, कतरा कतरा समंदर बनता है। जी, बिल्कुल, शहर ने भी यही बात की है। शहर ने जो बात की है कि आप लान का सूट अच्छा सा खरीद के लोगों को दे दें, मैं इससे भी ज्यादा इनको एक बात बताना चाहूंगा कि हमने एक क्लोथ्स बैंक बनाया। हम कहते हैं कि आप अपने वो कपड़े जो आप अपने भाई को देते हैं या अपनी बहन को देते हैं, यानी वो फटे पुराने नहीं है, फैशन नहीं रहा, रंग बदल गए या छोटा हो गया, तो वो आप हमें दे दें। हम क्या करते हैं, हमने ट्रांसजेंडर्स को हायर किया हुआ है, वो उन कपड़ों को धोते हैं, ड्राइक्लीन करते हैं, कोई बटन टूटा हो तो वो लगाते हैं, इस्त्री करते हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे कि हमने 27 लाख जोड़े, बहुत खूबसूरत जोड़े लोगों से इकट्ठे किए और लोगों तक पहुंचा दिए अच्छी हालत में। अब देखिए, हाँ, जैसे मैं उन्हीं की बात को कह रहा हूँ ना कि डोंट वेट कि आपके पास इतने पैसे आए कि आप एक नया जोड़ा खरीद के दें। ये भी एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम यह है कि जब आप अपना नया कपड़ा खरीदो तो कम से कम एक पुराना कपड़ा किसी को दे दो। सही, यानी इर्तकाज वहां पर भी नहीं है। तो हम रोज अगर इस ईद पे हमने 2-3 जोड़े, अगर किसी की इस्तिताअत है वो खरीदता है तो उसको चाहिए कि पुराने 2-3 जोड़े, बशर्ते कि वो फटे हुए ना हो, इस काबिल हो कि आपका भाई बहन पहन सके, किसी और को पेश कर दें। अब देखिए 27 लाख जोड़ों की कीमत एक दिन में गिन रहा था तो कई अरब रुपए बनते हैं। कैन यू बिलीव के कुछ बच्चियों ने अपने ब्राइडल ड्रेसेस जो 5-5, 7-7, 10-10 लाख के थे वो हमें दे दिए कि मैंने अब क्या करने हैं। तो दिस इज हाउ यू गिव। यही बिल्कुल 100% बात है कि डोंट वेट कि आप करोड़पति होंगे तो फिर आप अल्लाह की राह में देंगे। आप बहुत छोटे से भी किसी की भी मदद देखिए ना, आपने अगर वो 2 दिरहम है आपके पास और आपने 1 दिरहम अल्लाह की राह में दे दिया, तो जो अल्लाह की राह में दिया वो लाखों से अफसल हो गया। बेशक टेस्ट ये है कि व्हाट इज अवेलेबल टू यू एंड हाउ यू आर शेयरिंग दैट। कितने लोग हैं जो बिल गेट्स बन के कहेंगे कि जी मैं $100 बिलियन कमाऊंगा तो फिर दूंगा। वो आदमी ज्यादा बड़ा बिलियनियर है जिसके पास हैं ही 2 और उसने शेयरिंग की। अच्छा हिदना, हम लोग सोसाइटी की जब भी बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी देखा गया कि कुछ दीवारें बनाई गई, वॉल ऑफ दीवारें मेहरबानी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इंटरनेशनली हम देखते हैं कि रोड्स पे फ्रिज मौजूद है, वहाँ पर लोग अपनी चीजें रख जाते हैं। हमारे यहाँ खाना बहुत ज़ाया होता है, चीजें बहुत ज़ाया होती हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं उनको मालूम नहीं होता यानी किसको दें, या वो घर में पड़ी पड़ी चीजें खराब हो जाती। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी मैं एक जगह मतलब एक टिप है किसी के लिए कि अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी ज़रूरतमंद को ही देना चाहते हैं, तो उसमें यह है कि कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसी आबादियां होती हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि मतलब लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोग जो हैं, वहाँ कुछ ऐसे इलाकों में कुछ करियाने की दुकानें होती हैं, छोटे छोटे जनरल स्टोर्स होते हैं।
ऐसी फैमिलीज जो सफ़ेद पोश होती हैं, जो मतलब मांगने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं या कोशिश करते हैं कि खुद किसी तरह से अपना वो पूरा कर लें, तो आप उन करियाने की दुकानों पे जाएं, देखें उनके पास लिस्ट बनी होती है जिनके जो उस पे लेकर गए होते हैं, उधार पे लेकर गए होते हैं चीज़ें। तो आप एनोनिमसली यानी अपनी शिनाख्त भी आप जाहिर नहीं कर सकते और आप उनकी वहाँ पेमेंट्स, और वो कितनी पेमेंट्स होती है, मेरा ख्याल है आप उनके 1000 से कम ही होगी। हाँ जी, उनके उधार चुका सकते हैं आप वहाँ जाके, कि उन फैमिलीज की मदद हो जाएगी कि वो जिन परेशानी में है कि हमने वो उधार कैसे चुकाने, और वो जाहिर है उनकी जरूरत की चीजें होंगी जो खाने पीने की। ने बड़ी यानी ये डिस्कशन ऐसी चलने के लिए है कि बहुत छोटे से मामलात हैं, लेकिन कितनी सारी टिप्स हैं कि आप कैसे कैसे अंदाज से लोगों की मदद कर सकते हैं। पता है क्या, बेसिकली हमारे यहाँ एक टैबू और स्टिग्मा में ये भी डिस्कस करना चाहूंगी, हम करते वही है जो डिस्प्ले पे लगता है। अगर डिस्प्ले पे लगता है तो हम नहीं करते। मैं इन्हीं की बात को आगे डॉक्टर साहिबा की बात को एक्सटेंड करना चाहूंगी कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो पोर्ट्रे हो जाए। अब अगर मैं जाके कहीं से 1000 रुपए की किसी की मदद कराऊंगी किराने की दुकान से, वो तो किसी को पता ही नहीं लगेगा जब तक कि मैं तस्वीरों बनाने वाला मामला नहीं करना। सहर ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, बहुत शुक्रिया सहर चावला प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हिदना आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला फिर से हम जारी करेंगे। डॉक्टर साहबा, आप हमेशा से डॉक्टर पैथोलॉजी स्पेशल इसी फील्ड में आना चाहती थी या फिर कोई हादसाती तौर पर आ गई है? नहीं, मैं इसी फील्ड में आना चाहती थी और इसके पीछे मेरे वालिद साहब का हाथ है। ठीक, उन्होंने बचपन से ही जहन में डाल दिया था कि पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी इज द फील्ड फॉर विमेन। हालांकि ये कम है पाकिस्तान में। जो हम पैथोलॉजी की बात करते हैं, इस तरह के लोगों की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट की बहुत कम है लोग। आप सही कह रही हैं। एक्चुअली मैंने जो पैथोलॉजी फील्ड चुना, वो उसके पीछे वजह यही थी कि मैं समझती हूँ कि बीइंग अ फीमेल, जब आप एक खातून जो है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली होती है। अच्छी माएँ होंगी तो अच्छी कौम बनेगी। बिल्कुल। और उसके लिए तो मैं नहीं समझती, और पर्सनली मैंने कभी अपने बच्चों को जो आपको नैनीज कहते हैं, गवर्नेंस, उनके ऊपर नहीं छोड़ा। बच्चे छोटे थे तब भी उनको घर का खुद खाना बना के दिया, खुद ही उनको चेंज करना, स्कूल छोड़ के आना, लेके जाना। पैथोलॉजी ऐसा फील्ड है जिसमें आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब जैसा ईद पे मैं 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन होता है, कभी आपको किसी की रिपोर्ट चाहिए होती है मैं इनको दे देती हूँ ताकि किसी का पॉजिटिव है तो हम उसको अलग कर सकें। चली गई विजिट की, तो आप मैनेज कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, यानी आपने खुद ऐसी फील्ड चुनी है जिसमें घर के लिए भी टाइम निकल आए और फील्ड में भी मुकम्मल। डॉक्टर साहब, ये अखूबत फाउंडेशन क्या आइडिया था, किस तरह से बनी, कौन सा एक टर्निंग पॉइंट था कि जब आपने सोचा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए? देखिए, इसमें कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, सोशलाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और पर्सनलाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं ज़िंदगी में। आपने खुद भी कुछ बनना है और फिर आपने उसके बाद आपके अपने ड्रीम्स पूरे होते हैं, तो देन फिर आप स्टार्ट करते हैं कि मुझे औरों के लिए भी तो कुछ करना है, दूसरों के लिए भी ज़िंदगी में तो खुशियाँ ढूंढनी है। तो ये इसका इम्तजाज है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान को, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रही हैं, सब बता रहे हैं कि इंसान को वो काम करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है। तो मैं भी मैंने MBBS किया, मेडिसिन की, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो वो एक पॉइंट होता है जब इंसान अपने दिल की आवाज़ को सुने और फैसला करे। सिर्फ माशरे के प्रेशर की वजह से कि नहीं जी डॉक्टर बनना है, इज़्ज़त है, पैसा है, नेक नामी है, ठीक है वो अपनी जगह पर, लेकिन क्या आप खुद से इंसाफ कर सकते हैं? तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी, फिर मैं सिविल सर्विस में आ गया। तो यहाँ मैंने 18 साल गुजारे, बहुत कुछ सीखा। तो फिर अब हैरत ज़्यादा होंगी कि फिर मुझे एक दिन एहसास हुआ कि मैं शायद इसमें बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, इस तरह फैसले करना भी हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ जब एक फील्ड आपका सेटअप बन गया, फिर आप समझते हो अब तो मैं खत्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं कर सकता। बात ये ना कि हम गैर यकीनी सूरत हाल में जिंदा रहने से डरते हैं। हम दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप कि आप अनचार्टेड सी में जाते हैं। ठीक, आप अपनी बात समझते हैं कि हाँ मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन जिंदगी तो एक ही दफा मिलनी है। आप दूसरों की मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे या अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे या कहीं दोनों में इत्तिसाल हो जाएगा। तो इंसान को देखना मैंने जवाब देना है खुदा को कि मेरे वजूद का जो मेरी तख्लीक का मकसद क्या था। तो मैं किसी की ख्वाहिश पर मैं मुसव्वर बनना चाहता हूँ और मैं जाके बैंक में नौकरी शुरू कर दूँ, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है
तो आपने अगर सक्सेस को अचीव करना है तो ढूंढें, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तो सुरागे जिंदगी अगर ढालना है तो पहले अपने अंदर देखें, टैलेंट को पहचान, जिसने खुद को पहचान लिया ना तो वो इन तमाम मराहल से गुजर जाता है। तो मैं खुदा न खास्ता ये कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा, बट फिर वो 18 साल के बाद मैंने कहा चलें कुछ और करते हैं, तो वो शुरू कर दिया। तो अखुवत इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द होल सोसाइटीज कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने पहले कहा, उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी। मुझे लगा कि दिस इज एग्जैक्टली आई वांटेड टू डू, मतलब आई रीडिस्कवर्ड माय सोल कि मुझे अच्छा लगता है काम करना। ठीक है, इसमें फिर बंदे को ये भी सोच होती है कि मेरी खाना पीना कहाँ से चलेगा, मेरा घर बार कैसे चलेगा। तो एक बात मैं आपको बताऊं, ये मैं आज खुशी के दिन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब इंसान किसी का काम अपने हाथ में ले लेता है ना, तो उसका काम अल्लाह अपने हाथ में ले लेता है, हाथ में, बेशक। तो इस पे अगर हम यकीन करें तो रास्ता निकल ही आता है, निकल आता है, बिल्कुल रास्ता। माहम, हमें ये बताइए कि हमेशा से मॉडल ही बनना था या कुछ और बनना था और मॉडल बनना? मॉडलिंग की तरफ रुझान था बचपन से, लेकिन मैं चूँकि थिएटर भी कर रही थी मदिया गौहर के साथ, तो उस दौरान मैंने कथक सीखा। आई एम अ ट्रेंड कथक डांसर ऑल्सो निगत चौधरी से। तो उस दौरान मैंने ये देखा कि बहुत टबू है हमारी सोसाइटी में इस डांस को लेके और इस फील्ड को लेके। आप तो खुद इस फील्ड से हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लोग सही नज़र से नहीं देखते कि जी ये ऐसा नहीं है। तो हमेशा से मुझे ये था कि मुझे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो लोगों का रवैया है और नज़रिया है, इसको तब्दील करना है। तो उसके लिए मैंने थिएटर भी किया, टीवी भी किया, मॉडलिंग भी की, और साथ साथ मैंने ये भी पढ़ाई भी की। मैंने PhD की है इंग्लिश लिटरेचर में। मेरी वालिदा, क्या बात है, ये सारे जो यानी जिंदगी के साथ कोई ना कोई तजुर्बा करने वाले लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं सारे के सारे। हाँ। और उसमें भी सारा क्रेडिट जो है वो मेरी वालिदा का है, क्योंकि वो ये कहती थी कि आप अपना शौक भी पूरा करें, आप अपना जो करना चाहती हैं वो भी करें, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये देखा कि लिटरेचर में मुझे जो मेरा शौक़ था, जो मैं करना चाहती थी, वो मेरा पूरा हुआ। मेरा थीसिस भी जो MPhil का था, वो ख़वातीन जो ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में जिन्हें ऊपर लेकर आना चाहिए, जो उस इलाकों से बिलोंग करती हैं, वो उस पर था। अच्छा, अब आजकल क्या चल रहा है? आजकल आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जहाँ पे हमारी बहुत सारी NGOs हैं, लेकिन हम माजरत के साथ हम उनको शो करके क्लिप्स बना के छोड़ देते हैं। हम उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं करते और वापस उन्हें सोसाइटी। ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा है। कुछ NGOs बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हाँ, मैं सबको तनकीद नहीं करी, लेकिन ये है कि कई दफा होता है कि बस हम करके तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना, उन्हें वापस सोसाइटी में, समाज में वो इज्जत दिलाना और सेटल करना, वो बहुत जरूरी है। बुशरा, क्या क्या चैलेंजेस हैं फील्ड में? कोई मुश्किल वक्त, कोई खूबसूरत वाकया या कोई मुश्किल वाकया ज़िंदगी का कोई याद हो, हमें भी सुनाइए। अच्छा, हमारी ज़िंदगी का एक जो मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट लगता है कि एक हर रोज़ एक नया दिन होता है। आप जब जाते हैं, आपकी जो शायद आप मोनोटनी से आम हालात में तंग आ जाए ना, हमारे फील्ड में मोनोटनी नहीं देखने को आपको मिलेगी। आप रोज़ जाएंगे, नए चैलेंजेस होंगे, नए लोग होंगे, उनके डिफरेंट मसाइल होंगे, लर्निंग भी होगी, और वो उसमें टाइम गुजरने का पता नहीं चलता और बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। इतना ये तो सब कुछ फास्ट, इतनी तब्दीली, हर वक्त जिंदगी सर्कुलेट हो रही है, इससे भी बंदा तंग तो नहीं आता? नहीं, मेरा ख्याल है तब्दीली तो हर एक इंसान को पसंद होती है, और फिर वो बात भी आ जाती है कि हर पर्सनालिटी का अपना एक सेटअप होता है जिसमें वो जाके सेटल फील करता है। हाँ, वो सेटिस्फाइड फील करता है। तो मुझे तो आज तक ऐसा महसूस अभी तक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, अगर आप डॉक्टर ना होती तो क्या होती? गुड क्वेश्चन। हाँ, टीचर होती। इसीलिए मैंने डॉक्टर, इसीलिए मैंने अपना टीचिंग में। इसका मतलब छोटे होते आपने छोटे बहन भाई होंगे या कोई कजन होंगे, उनको खूब डंडे से पढ़ाया बैठ के? नहीं, आई वाज अ फ्री सोल थी। अच्छा, बहुत हैप्पी गोइंग, बहुत रिलैक्स पढ़ाई की अपनी, कभी अपने ऊपर तारी नहीं किया पढ़ाई को, कभी तारी नहीं किया। इसीलिए इतने शौक से मैंने MBBS के बाद MPhil किया, फिर PhD की। PhD भी मोलेकुलर पैथोलॉजी में की, DNA टेस्टिंग में। पढ़ते भी गए और एंजॉय भी करते गए कि साथ साथ चलता रहे। हमें ये बताइए कि कोई वाकया, जैसे कि मैं बुशरा से भी पूछ रही थी कि कोई मुश्किल आई हो, कोई आसानी आई हो, कोई खुशी का, कोई दिलचस्प वाकया जिंदगी का जो हमेशा याद रहता हो? सिद्रा, ये अगर आप पूछें कि प्रोफेशनली, तो जाहिर है
चैलेंजेस बहुत थे और जितनी मुश्किलात आई उनको अल्लाह के फजल से अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ ज़्यादा होती है बिल्कुल होती हैं कि देखिए ये रियलिटी है, बिल्कुल हकीकत से आप आंखें नहीं बंद कर सकते। जो आपकी ड्यूटी है वो आपकी ड्यूटी है। मैंने अपने MBBS तो खैर जाहिर है जब जिस साथ सब बच्चियां करती हैं उस तरह की, मैरिड लाइफ में रहते हुए 3 बच्चों के साथ मैंने MS PhD की, बल्कि जब मैंने अपनी PhD कंप्लीट की माय यंगेस्ट वाज ओनली अ फ्यू मंथ्स ओल्ड। तो जब मैंने उसके लिए डेडिकेशन लिखी उसमें मैंने उसको एक्नॉलेज किया कि मेरा छोटा बेटा जो है उसने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, उसका सारा बचपन थ्रू आउट इसमें गुजरा। और मेरी PhD का थीसिस ये अपना जो हेपेटाइटिस C के वायरस है इसमें ह्यूमन लिवर ट्रांसप्लांट जैसा होता है उस तरह लिवर की बायोप्सी लेके उसके ऊपर जीन एक्सप्रेशन की और अपनी ही पॉपुलेशन में जो पाकिस्तानी हमारी अवाम है इन्हीं के ऊपर PhD की, इन्हीं में 6 नए जीन्स डिस्कवर किए कि क्यों किसी को हेपेटाइटिस C हो जाता है और उसके बाद एकदम से कुछ लोग तो सर्वाइव करते हैं सारी उम्र, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं यानी होता। एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, एक मुश्किल काम है, यकीनी तौर पर आप अगर करना चाहें तो फिर हो ही जाता है। डॉक्टर साहब आप सुनाइए हमें कोई वाकया, आप मुस्कुरा भी रहे थे, मुझे लगता है कि खास टाइम में आपको कोई वाकया याद आ गया होगा। एक ही काम आता है, एक शेर सुना देता हूँ आपको कि जरूर करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। क्या बात है। मजीद भी हमने बहुत सारी बातें करनी है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहेंगे। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला फिर से हम जारी करेंगे। माहम अब आपकी तरफ बनता है कोई शेर, कोई लतीफा, कोई गाना, कोई गुनगुनाती है? आवाज तो अच्छी आती है। गुनगुनाती नहीं, डांस करती है और गुनगुनाती नहीं है, ये कैसे मुमकिन? इतना अच्छा नहीं गुनगुनाती, वो तो हम चूंकि हमने बीट्स याद करनी होती हैं तो वो हम दिल में कर रहे होते हैं या हम काउंट कर रहे होते हैं, तो वो होता है गुनगुनाना। तो चैलेंजेस को किस तरह से मीट करती हैं, किस तरह से ओवरकम करती हैं? कभी बहुत परेशान हो जाएं तो किस तरह से दोबारा से अपने आप को मोटिवेट करती हैं कि नहीं भाई मुझे खड़े होना है दोबारा से? मैं बहुत ऑनर से बताना चाहूँगी कि मैं एक शहीद की बेटी, मेरे फादर आर्मी में थे, मैं 3 साल की थी जब उनकी शहादत। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें और वो हमेशा ही जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। लेकिन बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी साथ में आती हैं, सिंगल मदरहुड का पालना। तो मैं जब बहुत परेशान हो जाती हूँ या मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगी, अल्लाह पाक तो हैं हमेशा मेरे साथ, वो तो ज़रूर हैं। मैं अपने वालिद को याद करती हूँ और मुझे यकीन होता है कि वो जहाँ भी हैं खुश हैं और वो मेरे लिए दुआ ज़रूर करेंगे और मैं उनको याद करके और फिर मेरी जो परेशानी है वो सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल बुशरा, कोई भी मसला होता है तो यकीनी तौर पर उसका हल होता है, हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होता है। आप किस तरह से मुश्किलात से निकलते हैं? परेशान हो तो घर में कोई खास बंदा जिससे बात करती हूँ तो लगता हो कि सारी परेशानी अब ड्रेन आउट हो गई है? जी बिल्कुल, अभी तो शादी के बाद से तो मैं हस्बैंड से डिस्कस कर लेती हूँ जो भी मेरे इश्यूज हों, किसी चीज़ पे मुझे परेशान किया। हस्बैंड का सपोर्टिव होना भी बहुत बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अंडरस्टैंड करते हैं और हमेशा वो पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, उसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि। और सेकेंडली ये कि मेडिटेशन, लाइक अगर मैं परेशान हूँ तो मैं थोड़ी देर अपना टाइम निकालती हूँ और साइड पे बैठ के आप अपने आप को टाइम देते। अच्छा, घर वालों ने तो बड़ा सपोर्ट किया, ससुराल वालों का क्या रहा? कोई मुश्किलात रही या फिर ठीक चलता रहा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बल्कि मेरी मदर इन लॉ अभी भी मेरे साथ हैं और जब भी मेरा ख्याल है वो मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, तो और हमेशा वो जो एक मॉरल सपोर्ट होती है वो मौजूद होती है। हाँ, सासू माओं को खामखा हर वक्त बदनाम करते रहते हैं, हालांकि अगर आप उनकी बेटियां बच जाएं तो वो भी आपकी माएं बन जाती हैं। आप क्या कहेंगी, कैसा रहा आपका ससुराल में? कुछ मुश्किलात भी आई या फिर आसानियां चलती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो ससुराल बहुत सपोर्टिव हैं। मेरा बचपन से ही जाहिर है पढ़ाई की तरफ इंक्लिनेशन थी, आगे ससुराल भी वैसे मिला। मेरे ससुर PhD इन, उन्होंने साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम बम का न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का उन्होंने बनाया, और मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। मेरी सास क्योंकि एक डॉक्टर की वाइफ थी और डॉक्टरों की मदर थी तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि देखिए इन तमाम खवातीन के हमने मसाइल भी जाने हैं और साथ साथ चैलेंजेस भी जाने हैं, फिर मैंने ससुराल की खास तौर पे बात की है। हमारे यहाँ सोसाइटी में अभी तक खवातीन को बहुत सारे मसाइल हैं, तो अखुवत फाउंडेशन की जानिब से एक तो स्पेशल क्या किया जा रहा है, ऊपर से कोई खास प्लान है जो स्पेशली सिर्फ खातीन के लिए हो? जी देखें, 2 काम हम करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम कर्जा देते हैं लोगों को,
तो 40 आप समझे कि लाख लोगों को कर्जा देते हैं, दे चुके हैं। हम जब कर्जा देते हैं तो साथ हम सोशल गाइडेंस देते हैं, यानी जिस शख्स को कर्जा देते हैं उसको कागज़ देते हैं, उसके ऊपर 4 या 5 चीज़ें लिखी होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है, और फिर ये होती है कि अगर 2 बच्चे हैं, लड़का और लड़की, एक को पढ़ा सकते हैं तो लड़की को पढ़ाएं। वेरी गुड। अब मतलब हम इस तरह से लोगों को इनकलकेट करते हैं कि बच्चियों की तालीम किस कदर ज़रूरी है। तो दिस इज़ दी बेस्ट वी कैन ऑफर टू दिस सोसाइटी कि बच्ची वो बेशक अमली ज़िंदगी में कोई ना भी काम करे, लेकिन फिर भी उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। वो पढ़ी लिखी होगी तो आगे औलाद पढ़ेगी ना। तो एक तो हम ये काम करते हैं। दूसरा, हमने 40% कर्जे औरतों ने लिए। किसी ने ब्यूटी पार्लर बनाया, अब मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगा जहाँ पर आप कुछ आ सकती हैं। ठीक। तो ब्यूटी पार्लर बनाती हैं, उस्ताद बनती हैं, ट्यूशन सेंटर्स और आपने देखा है कि कामयाबी का तनासुब बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल उनकी कमिटमेंट, उनके कर्जों की वापसी की शरह। फिर देखें, जो मर्द कमाता है ना, ये इस बात में बड़ी हकीकत है, वो दोस्तों पे भी खर्च करता है, अपने ऊपर भी खर्च करता है। जो औरत कमाती है ना, वो सबसे पहले अपने बच्चों पे खर्च करती है, फिर अपने मियाँ पे खर्च करती है। मतलब उसका फोकस अपने घर पे करती है, दुनिया खुद को भी कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, घर से शुरू होती है। देखिए वो बहुत ज्यादा। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट पे, वो खा समाजी सतह पे हो या मुआशी सतह पे हो, उस पर गौर करना चाहिए। और दूसरी, हमने एक तहरीक शुरू की है। वो तहरीक ये है कि औरतों को विरासत में हक मिलना चाहिए। बात तो हो जाती है, लेकिन अभी तक ये ऐसा मामला है कि इसको दबा दिया जाता है। हर वक्त बड़े मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि औरतों को उनका हक जो विरासत का नहीं मिलता। अगर ये मिलना शुरू हो जाए तो आपके आधे से ज़्यादा मसाइल, जो डिपेंडेंस है, उनकी जो रिलायंस है अपने हस्बैंड पे या किसी और पे, वो कम हो जाएगी। तो ये ज़्यादती है कि हम बात तो दीन इस्लाम की करें, बात हम एक इज्तिमाई इंसानियत की बुलंदी की, सरबुलंदी की करें, और फिर हम कहेंगे नहीं यहाँ पर डंडी इस मामले पे दिल बहुत छोटे हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये औरतों को, बच्चियों को ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, माहम आपका भी बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी नेक दुआएं हैं कि ईद पर भी आप लोग अपनी अपनी फील्ड में मौजूद हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह आप लोगों को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और इसी तरह आप इंसानियत की खिदमत करते रहें और उसके साथ साथ अच्छे से ईद मनाते रहें। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।